नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आपको बीत है कि यूट्यूब पर मेरा एक सहकार चैनल है। यदि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च में सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अब तक मैंने कुल लगभग 46 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनका संबंध सहकारी समितियों के कार्यकलाप, गतिविधियों और बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों से है। न्यू चैप्टर 1 से लेकर न्यू चैप्टर 26 तक मैंने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की है। और आज से मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं। इस सीरीज़ का संबंध बिहार सहकारी समिति, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के विभिन्न नियमों से है। शुरुआत मैं नियम 1 से करता हूं। नियम 1 से करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 66 में यह अधिकार दिया गया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियमावली का निर्माण कार्यपालिका कर सकती है। उसी के अंतर्गत इस नियमावली का निर्माण किया गया है। और नियमावली के नियम 1 में कहा गया है, और मैं यहाँ नियम शब्द यूज कर रहा हूँ, और जब मैं अधिनियम की चर्चा करता हूँ तो धारा, सेक्शन या उपबंध की बात करता हूँ। तो यहाँ मैं नियमावली के संदर्भ में नियम की बात करूँगा। नियम 1 में कहा गया है कि इस नियमावली को बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 कहा जाएगा। नियम 2 में परिभाषा है। इसमें विभिन्न तरह की परिभाषा दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जब तक विषय अथवा प्रसंग कोई विरुद्ध न हो, इस नियमावली के अधीन, इस नियमावली में एक अधिनियम का अर्थ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 होगा। दूसरा है संबद्धक सोसाइटी का अर्थ है सोसाइटी जिसका अन्य निबंधित सोसाइटी सदस्य हो, और संबद्ध सोसाइटी का अर्थ है निबंधित सोसाइटी जो संबद्धक सोसाइटी का सदस्य हो। एफिलिएटिंग एंड एफिलिएटेड सोसाइटी की यह परिभाषा देता है। नियम 3 में सहकारिता वर्ष की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष ही सहकारिता वर्ष है। फिर आगे उधार पूंजी की परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि ऋणों, निक्षेपों तथा अन्य उधारों का योग उधार पूंजी है, बोरोड कैपिटल है। फिर आगे कहा गया है स्वाधिकृत पूंजी, ओन्ड कैपिटल क्या है। उसमें कहा गया है कि इसका अर्थ है समादत्त शेयर पूंजी तथा लाभों से बनी अन्य निधियों का योग। फिर आगे कार्यशील पूंजी की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि कार्यशील पूंजी का अर्थ है समादत्त उधार और स्वाधिकृत पूंजी के योग से, कि जो बोरोइंग है और जो ओन्ड कैपिटल है उसको उसके जोड़ में जो समेकित लाभ, एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसके घटाने के बाद जो राशि बचती है वही वर्किंग कैपिटल हुआ। वर्किंग कैपिटल को विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, या बार बार आता है संदर्भ में। इसलिए जो उधार है, जो बोरोइंग्स है, और जो ओन्ड फंड है, ओन्ड कैपिटल है, उसके जोग में जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको घटाने के बाद जो राशि बचती है वही वर्किंग कैपिटल हुआ, कार्यशील पूंजी हुई। अब आगे है प्रपत्र। प्रपत्र का अर्थ है कि इस नियमावली के अनुसूची के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र, नियमावली जहाँ समाप्त होता है उसके बाद विभिन्न प्रपत्र संलग्न है। उसी में से एक मशहूर प्रपत्र 5 है, जिसमें हम सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं। तो ये सभी प्रपत्र भी इस नियमावली के संलग्न भाग ही माने जाएंगे, और है, इसको हमको समझ लेने की ज़रूरत है। फिर है, अब आगे है धारा का अर्थ है अधिनियम की धारा के अभिप्रेत है, मतलब 1935 के सहकारी सोसाइटी के अधिनियम की धारा से है, धारा का अभिप्रेत। अब शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा देता है। शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा जब विशेष रूप से जानना चाहिए। एपेक्स सोसाइटी की परिभाषा में कहता है कि सहकारी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य हो और जिसके सदस्य केंद्रीय सोसाइटी हो। शीर्ष सोसाइटी वह सोसाइटी कहलाएगा जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण बिहार हो और साथ ही जिसके सदस्य केंद्रीय सोसाइटी हो। उदाहरण के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार राज्य है, और जो डीसीसीबी है, केंद्रीय सोसाइटी है, वह उनके सदस्य है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फिर उसमें
ख में कहता है, ये तो क में शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा के क के ये शर्त है कि जो संपूर्ण कार्यक्षेत्र बिहार हो और केंद्रीय सोसाइटी उसका सदस्य हो। ख कहता है कि अन्य कोई सहकारी संघ जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य हो और इसे सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा शीर्ष सोसाइटी के रूप में घोषित किया गया हो। एक शर्त है कि शीर्ष सोसाइटी कहलाने के लिए कि उसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार हो और केंद्रीय सोसाइटी उसका सदस्य हो, जिसका उदाहरण मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रूप में मैंने दिया। लेकिन दूसरा भी प्रावधान है कि वह भी शीर्ष सोसाइटी कहलाएगा जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार हो और रजिस्ट्रार द्वारा जिसे शीर्ष सोसाइटी के रूप में घोषित कर दिया गया हो। इससे तो यह अर्थ निकलता है कि वैसी सोसाइटी भी शीर्ष सोसाइटी की श्रेणी में आएगी जिसका कोई केंद्रीय सोसाइटी सदस्य नहीं हो। इसको समझने की जरूरत है। अब फिर आगे फिर अभी तो शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा के बाद राज्य स्तरीय सोसाइटी की परिभाषा देता है। यह कहता है कि राज्य स्तरीय सोसाइटी से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य हो और जिसके सदस्य केवल व्यक्ति हों, मतलब केवल इंडिविजुअल भी मेंबर होंगे तब भी वह राज्य स्तरीय सोसाइटी की श्रेणी में आएगा। और इसका राज्य स्तरीय सोसाइटी की परिभाषा का एक क है। ख में दूसरी शर्त है, वह क्या है इसको देखिए। सहकारी सोसाइटी के निबंधक द्वारा राज्य स्तरीय सोसाइटी के रूप में घोषित कोई अन्य सोसाइटी। जिस तरह से सहकारी सोसाइटी के निबंधक को शीर्ष सोसाइटी किसी सोसाइटी को घोषित करने का अधिकार है, उसी तरह सहकारी सोसाइटी का निबंधक किसी सोसाइटी को राज्य स्तरीय सोसाइटी भी घोषित कर सकता है, भले ही उसका केवल व्यक्तिगत सदस्य ही हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर अब केंद्रीय सोसाइटी की परिभाषा दे रहा है। केंद्रीय सोसाइटी के बारे में क्या कहता है इसको हम देखिए। यह कहता है कि केंद्रीय सोसाइटी के क में कहता है कि सहकारी सोसाइटी जिसका सदस्य केवल प्राथमिक सहकारी सोसाइटी हो, जिसका केवल प्राथमिक सहकारी सोसाइटी होगा वह केंद्रीय सोसाइटी की श्रेणी में आएगा। और दूसरा क्या कहता है, ख, एक सहकारी सोसाइटी जो सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के द्वारा केंद्रीय सोसाइटी के रूप में घोषित किया गया हो। किसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रार केंद्रीय सोसाइटी के रूप में घोषित कर सकते हैं। पहला में है कि जो केंद्रीय सोसाइटी वह है जिसका सदस्य केवल प्राथमिक सोसाइटी हो, जैसे व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड की हम का उदाहरण दे सकते हैं। और दूसरा कहता है कि केंद्रीय सोसाइटी उसको ही माना जाएगा जिसको रजिस्ट्रार घोषित कर दे। फिर आगे है अभ्यर्थी से अभिप्रेत है एक मतदाता जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में और या एक सहकारी सोसाइटी के पदधारी के रूप में निर्वाचन हेतु योग्य हो। कि प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी है उसकी परिभाषा दी गई है कि वो ऐसा मतदाता जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में या एक सरकारी सोसाइटी के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। और बहुत सी धाराएं हैं जो डिलीट कर दी गई हैं बीच में, जैसे इसमें है कि 13, 14, 15 इस सब को डिलीट कर दिया गया है, तो उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 16 से आता हूँ। निर्वाचन से अभिप्रेत है इस नियमावली के अनुसार प्रबंध समिति का सदस्य और या एक सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन की परिभाषा दी गई है, बहुत स्पष्ट है। फिर आगे कहा गया है निर्वाचन पदाधिकारी कौन होगा, तो कहा गया कि निर्वाचन पदाधिकारी से अभिप्रेत है कोई पदाधिकारी जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे इस नियमावली के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन संपन्न करने का दायित्व सौंपा गया हो। निर्वाचन पदाधिकारी का परिभाषा देता है कि कोई भी नाम से जाना जाएगा, लेकिन वैसा अधिकारी जिसे सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन का दायित्व सौंपा गया हो। और यह बहुत ही स्पष्ट है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 2012 में ही अधिसूचित करके विभिन्न स्तर के सोसाइटी के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को नामित कर दिया है। उदाहरण के लिए जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं जिसमें हमारा पैक्स भी आता है, उसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड के विकास पदाधिकारी और उनके अनुपलब्धता की स्थिति में अंचलाधिकारी को नामित किया गया है, बहुत स्पष्ट है। अब आइए मतदान पदाधिकारी से क्या अभिप्रेत है, इसकी भी परिभाषा दी गई है। आप चुनाव कराते हैं तो आपका सामना होता है मतदान पदाधिकारी से। इसमें कहा गया है कि मतदान पदाधिकारी से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जो किसी मतदान केंद्र में निर्वाचन का कार्य संपन्न कराने में निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो। मतदान पदाधिकारी वह है जिसको निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। आगे मतदाता की भी परिभाषा दी गई है, इसको भी आप देखिए। मतदाता से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो इस नियमावली के अंतर्गत प्रबंध समिति के सदस्यों तथा पदधारियों के निर्वाचन हेतु मतदान करने योग्य हो और जिसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता है कि वैसा व्यक्ति है जो प्रबंध समिति के सदस्यों और
पदधारियों के बारे में फिर स्पष्ट हो जाइए। पदधारियों की परिभाषा जो अधिनियम में दी गई है, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वह पदधारी की श्रेणी में आए, तो उनके निर्वाचन में मत देने का जो हो वही मतदाता है। फिर आगे दिया गया है मतदाता सूची। मतदाता सूची की भी परिभाषा दी गई है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी में निर्वाचन के मामले में जिसमें सोसाइटी के सदस्य इसकी आम सभा में सीधे भाग लेते हों ऐसे सदस्यों की सूची अथवा अन्य मामलों में आम सभा के लिए निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यथासंभव प्रकाशित प्रतिनिधियों की सूची। मतदाता सूची से यह अभिप्राय है। अच्छा, उसके बाद है मुख्य कार्यपालक से अभिप्रेत है सोसाइटी का वह पदाधिकारी जिसका सोसाइटी के दिन प्रतिदिन प्रबंधन पर अंतिम नियंत्रण हो। सोसाइटी का वह पदाधिकारी जिसका मुख्य कार्यपालक वही है कि सोसाइटी का वह पदाधिकारी जिसका सोसाइटी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन पर अंतिम नियंत्रण हो। अगला में है जिला पदाधिकारी से अभिप्रेत है जिला के अधिकारी या समाहर्ता जो हो या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो। उप विकास आयुक्त से अभिप्रेत है जिले का उप विकास आयुक्त। अनुमंडल पदाधिकारी से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित हो। जब आप निर्वाचन प्राधिकार का जो निर्वाचन का कार्यक्रम होता है उसमें इन पदों की चर्चा की गई है, उसका रेफरेंस आपको यहाँ से मिल रहा है। आयोजक से अभिप्रेत है जो निबंधन के लिए किसी सोसाइटी का गठन करता हो। कहने का मतलब जो संगठन करता है, प्रवर्तक है, उसको आयोजक के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है संबद्धक सोसाइटी से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो कुछ अन्य सोसाइटी को अपने सदस्य के रूप में संबद्ध करे। फिर आगे दिया है निर्वाचन प्राधिकार से अभिप्रेत है वह प्राधिकार जिसे अधिनियम की धारा 14 क की उपधारा 1 के अंतर्गत किसी वर्ग या वर्गों को की निबंधित सहकारी समिति के प्रबंधन समिति के निर्वाचन का संचालन करने का हेतु परिभाषित किया गया। यह निर्वाचन पदाधिकारी की परिभाषा देता है और निर्वाचन पदाधिकारी ही चुनाव कराता है, ये आप जान रहे हैं। अधिसूचित सोसाइटी की आप परिभाषा दे रहा है कि अधिसूचित सोसाइटी से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 क की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित वर्ग या वर्गों की निबंधित सोसाइटी। यह भी निर्वाचन के संदर्भ में है। तो मोटा मोटी हमने जो परिभाषा का जो चैप्टर है उसकी चर्चा की, और यदि परिभाषा को आप पढ़ना चाहते हैं तो जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषा है और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषा है उनको यदि समग्र रूप में देखें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के अंक के लिए इतना ही। फिर आगे हम मिलेंगे इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।